बुलाने पर यहाँ एमआईएम ऑफिस कोल्हापुर में जो दारुसलाम है वहाँ पर हमारा बाइट लेने के लिए यहाँ पर आप लोग आए। तो आज ये जो भी मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपके सामने आया हूँ, तो आपको तो पता ही होगा, काफ़ी लोग 2 दिन से मुझे फ़ोन कर रहे थे कि आपका बाइट कब आएगा। तो मैं भी थोड़ा सा रुका हुआ था, ये सोच रहा था कि जो बदमाशियाँ चल रही है महाराष्ट्र में, शायद ये कुछ सीख जाए या इनके बॉसेस इनको कुछ सिखा दे। लेकिन आज तो मामला अति हो गया, हद से ज़्यादा बढ़ गया मामला। आज एक बाइट आई है, तो मैंने सोचा कि ये सही मौका है, सही वक्त है आप लोग के सामने आने का। तो जैसे कि चंद दिनों पहले एक भाजपा का जो भी है सो कॉल्ड नेता है नीतेश राणे, जो अनशन कुछ भी बका जा रहा है ऑन स्क्रीन आकर, तो उसने कुछ मुस्लिम समाज के बारे में निहायत ही जो मंजूर नहीं है, जो सुनना भी हमको गवारा नहीं है, वैसा स्टेटमेंट दिया। उसने कहा मस्जिदों में घुसकर मारेगा, ये वो। ठीक है, वो नेता है, वो एक स्पेसिफिक पार्टी को बिलोंग करता है जो ये सारी चीज़ों को बढ़ावा देती है। लेकिन मेरा सवाल पुलिस डिपार्टमेंट से है कि आखिर क्यों और क्या वजह है कि उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वो किसी समाज के बारे में अगर कुछ भी बोलता है, ठीक है, 1 सेकंड के लिए इसको आप बाजू रखिए, लेकिन उसी स्टेज से जो हमारे महाराष्ट्र राज्य की पुलिस है, जो लोगों की रक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए दिन रात एक करती है, ना अपना घर देखती है, ना अपनी खुद की पर्सनल लाइफ देखती है, वो हम जैसे लोगों के लिए 24 घंटे फील्ड पर रहकर काम करते हैं, वो स्टेज पर से उसी पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ भी बोलता है। तो मेरी ये मांग है, जो वो नेता जिसको अपना बॉस मानता है, बार बार बोलता है कि मेरे नेता सागर बंगले पर बैठे हुए हैं और क्या क्या बोलता है, तो वही नेता जो है पुलिस डिपार्टमेंट उनके अंडर में आता है, बिकॉज वो होम मिनिस्ट्री संभालते हैं। तो मैं ये अपील करता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस साहब होम मिनिस्टर के नाते आपकी मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो पुलिस डिपार्टमेंट आता है, उनकी रक्षा तो नहीं बोलूँगा, पुलिस डिपार्टमेंट सक्षम है अपनी खुद की रक्षा करने के लिए, वो हमारी भी रक्षा करती है, लेकिन उनकी इज्जत बचाने के लिए, उनकी इमेज को जिंदा रखने के लिए, ताकि कल के दिन कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा इस जैसा उठकर कुछ भी पुलिस डिपार्टमेंट को ना बोले। इसके लिए मैं ये चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस साहब इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन ले। और हमारी तो मांग ये है कि इसको पार्टी से निकाल कर इसके ऊपर लाइव बैन लगाना चाहिए। एक्टिव पॉलिटिक्स में रहने के लिए इसके ऊपर लाइव बैन, इसके ऊपर ही नहीं, इसके बड़े भाई पे, इसके अब्बा के ऊपर, सबके ऊपर, इसके परिवार को बैन करना चाहिए पॉलिटिक्स करने के लिए। लेकिन पता नहीं क्या बात है जो इसका संरक्षण किया जा रहा है। मैं तो ये समझता हूं कि ये जो एजेंट है, ये जो बीजेपी के एजेंट है, ये लोगों को बीजेपी पाल रही है, इनको खाद पानी दे रही है, ताकि जो मुद्दे हमारे समाज में बहुत ज्वलंत मुद्दे उठते हैं, जैसे कि हाल के दिनों में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला था वो गिर गया, काफी लोगों में रोष था, लोग उसको लेकर काफी सारी बातें कर रहे थे। बदलापुर का इंसिडेंट है जहां पर कुछ बच्चियों के साथ गलत हरकत हो गई। ऐसे जो मुद्दे होते हैं जिसकी वजह से पब्लिक का ध्यान वहां जाता है, उसको भटकाने के लिए बीजेपी ने इनको पाल के रखी है और ये कुछ भी अनशन बोलते हैं। तो नीतेश राणे, ये जो तेरी आमदारगी है, ये जो तेरा पोस्ट है और ये जो तेरा बॉस है, ये जिंदगी भर नहीं रहने वाला है। हर चीज का एक अंत है, एंड होता है। शुक्र मान कि तू आज आमदार है, उस चीज को, उस ओहदे को तू लोगों के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर, ना कि जो आप तुम्हारा एजेंडा है। अभी इलेक्शंस भी अनकरीब है, ये लोग चाह रहे हैं कि दो समाज में तेढ़ निर्माण करे, और जो आज जैसे तमाम सर्वेज दिखा रहे हैं कि ये लोग बैकफुट पे है, ये लोग की सीट्स कम हो रही है,
तो उसको ये लोग हैंडल करने के लिए हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज बहुत जागरूक हो चुका है अभी, ये राणे वाणे की बातों में नहीं आने वाला है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अपनी जितनी लायकी है, आप जितने केपेबल हो, अगर आप वो बात करेंगे तो वो आपको शोभा देती है। आज आपने मस्जिदों के बारे में बात की, आपने ये बोला कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। अरे मुसलमान के नाते कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी मस्जिद को मस्जिद में घुसकर कोई हमला करे या उसकी मस्जिद को कोई हार्म करे। वैसे ही अगर एक सही हिंदू है, वैसे ही अगर कोई सही अपना धर्म पालने वाला है, वो अपने अपने धर्म की जो भी इबादत गाह है उसकी हिफाजत करेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हम जो चाहे वो धर्म पाल सकते हैं, जो चाहे मतलब खा सकते हैं, जो चाहे पहन सकते हैं। तो आप लोग संविधान के ऊपर वाली बातें कर रहे हो, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर आप लोग नहीं रुके तो पता नहीं आप लोग जिम्मेदार है, आप लोग महाराष्ट्र को कहाँ लेकर जाना चाहते, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। उसी के साथ साथ आज उसका बड़ा भाई भी उड़ गया, नीलेश राणे। ये सब है ना बासी कड़ी है, इनको कोई पूछना नहीं है। बासी कड़ी में उबाल लाने के लिए ये लोग, जिनका भी पॉलिटिकल अंत हो चुका है, जो ये समझते हैं पब्लिक में एक्सेप्टेंस नहीं है उनका, जो ये समझते हैं कि हमारी मार्केट खत्म हो गई है, उनके पास एक ही हथियार है और वो है एमआईएम। इनको ये पता है जब तक एमआईएम को टारगेट नहीं करेंगे ये लोग, तब तक ये वापस मार्केट में जिंदा नहीं हो सकते। तो उसी को ये ध्यान में रखते हुए आज उसका बड़ा भाई इसमें कूद गया है। ये बोलता है की निलेश राणे आणि नितेश राणे या दोघांनी राज्यभरात म्हणजे वेगवेगळ्या व्यासपीठांनी नेहमी चर्चा झालेली आहे। आज निलेश राणे यांनी असं वक्तव्य केलं आहे की एमआयएम हा पक्ष केवढा आहे, थुंकलं की वाहून जाईल। काय तुमची प्रतिक्रिया? उसका नाम लिए तो मेरे मुंह में थूक आ रहा है, थूक के बात करने की वो इच्छा हो रही है मेरी। लेकिन ठीक है, ये जो दो भाई हैं जिनको एक टास्क स्पेशली दिया गया है मेरे ख्याल से कि आप लोग यही काम करते रहो ताकि महाराष्ट्र की जनता का जो दूसरे मुद्दों पर ध्यान है, जैसे कि बदलापुर हो, शिवाजी महाराज का पुतला गिर गया, उस पे से ध्यान हटाने के लिए दोनों भाइयों को एक्टिव किया गया है। बट स्टिल इन लोगों ने बहुत बड़ी बात की है। तो नीतीश राणे को तो जवाब हमारे इम्तियाज जलील साहब ने दे चुके हैं और उसका हम लोग उसके लिए 5 दिन बाद मुंबई आने भी वाले हैं मोर्चा लेकर मुख्यमंत्री को सब समझाने के लिए। लेकिन आज जो नीलेश राणे ने बोला है उसमें मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि सबसे पहला कसूर आज उस जिसकी कोई लायकी नहीं है, आज उसने ये इतनी बड़ी बात किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज का भी है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग एमआईएम के पीछे पूरी ताकत से खड़े रहते और अपनी ताकत दिखाते तो आज उसकी हिम्मत नहीं होती ऐसी बात करने की। लेकिन ठीक है, आप भी पॉलिटिक्स में हो, मैं भी, हम लोग सभी, एमआईएम स्टिल लड़ रही है। आने वाले इलेक्शन में इस नीतीश राणे को हम लोग बखूबी जवाब देंगे। और ये जो थूकने की बात कर रहा है, थूकना तो बहुत दूर की बात है। एमआईएम वाले सिर्फ फूकेंगे तो ये नीतीश और नीलेश दोनों उड़ के चले जाएंगे। तो वो अफसोस की बात ये है कि ये लोग जो वातावरण महाराष्ट्र भर में फैला रहे हैं आने वाले इलेक्शन को लेकर, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरी अपील है जो ये जिनको अपना बॉस मानते हैं, कि मैं बोलना चाहूँगा कि आप अभी भी जाग जाइए, क्योंकि हमारा पूरा यकीन है कि ये दो पिल्ले जो है ये आपको भी ले डूबेंगे, आपकी पार्टी को भी ले डूबेंगे। अगर आपको बचना है, अगर आपको एक्टिव रहना है पॉलिटिक्स में, तो ये दोनों को बाहर करिए और इनका नामो निशान मिटाइए। वैसे हम लोग सक्षम है इनका आने वाले इलेक्शन में इनका नामो निशान पॉलिटिक्स में से मिटाने के लिए। और मैं ओपन चैलेंज आज नीलेश राणे को ये कर रहा हूँ जो थूकने की बात कर रहा है, कि अगर तू अपने आप को इतना ही ताकतवर समझता है और अपने थूक में इतनी ताकत समझता है, तो फारूक शाब्दी ने आज ये सोच दिया है कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब से ये बात करेगा और मांग करेगा, रिक्वेस्ट करेगा उनको कि जहां से नीलेश राणे इलेक्शन लड़ रहा है, आमदारगी का अगर लड़ रहा है, तो वहां से मुझे टिकट दे। फिर मैं बताना चाहता हूं कि तेरे थूक में ज्यादा ताकत है या हमारे पॉलिटिकल सैलाब, हमारे वोटर्स के थ्रू जो हम सैलाब लाते हैं उसमें ज्यादा ताकत है। नितेश राणे यांनी असं वक्तव्य केलं होतं 3 दिवसापूर्वी
मशिदीत घुसून मारू. जे बाप का राज है क्या? बाप का राज चल रहा है. कोई भी आदमी किसी भी धर्म को फॉलो करने वाला हो, वो इसको एक्सेप्ट कभी नहीं करेगा, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो. मुसलमान कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि मस्जिद में घुस के कोई बंदा आके, और जो मस्जिद में घुस के मारता है ना, वो ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो राक्षस होता है, राक्षस. तो ऐसे राक्षसों से निपटने के लिए अगर मुस्लिम समाज के धर्म स्थल पर कोई हमला करेगा तो मुसलमान सक्षम है. अगर हिंदू समाज के धर्म स्थल पर मंदिरों में कोई हमला करेगा तो हमारे हिंदू भाई सक्षम है उससे निपटने के लिए. तो ये सिर्फ बोलने की बात है. बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है. और हमने तो कई सालों से ये देखते हुए आ रहे, सिर्फ भोंक रहे हैं और इनका काम भोंकते ही रहना है. लेट देम भाग, हम लोग हमारा काम करेंगे.